गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नए टॉपिक के साथ फिर से आप लोग का स्वागत है। आज क्या देखेंगे हम लोग? तो आज हम लोग का क्वेश्चन है भारत की बदलती अंतरिक्ष नीति और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह टॉपिक इसका है, तो यह साइंस एंड टेक का टॉपिक है। और हम लोग कर क्या रहे थे? हम लोग बीपीएससी मेन की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर है? और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा, तो पहले तो एकमात्र खिलाड़ी कौन था? तो भारत है। किसके पीछे पीछे चल रहा था? तो चाइना के। लेकिन अब भारत के पीछे कौन? तो पाकिस्तान तो था ही। फिर इस बार नेपाल ने एक सैटेलाइट छोड़ा, भले ही वो अमेरिका ने छोड़ दिया, लेकिन कौन नाम था उसका? तो नेपाली वन। इसी तरह श्रीलंका ने भी एक अपना सैटेलाइट छोड़ा, उसका नाम क्या था? रावण वन। नाम ही देख लीजिए, यहाँ राम की पूजा होती है, वहाँ वो सैटेलाइट छोड़ा, रावण वन छोड़ा। तो यह भी तो प्रतिस्पर्धा का ही तो शुरुआत है। क्या वो भारत से न छोड़वाते कि वो सब के सब किसने छोड़ा? तो यूएसए ने छोड़ा। फिर बांग्लादेश का सैटेलाइट बंगबंधु 1 छोड़ा गया था। वो कौन? तो एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने छोड़ा था। ये सब क्या? और चीन तो दुनिया में सुपर पावर है ही। ये सब के सब क्या साबित करते हैं कि भारत की प्रतिस्पर्धा का जन्म हो चुका है। अब देखना है कि भारत इसमें कहाँ तक संघर्ष करता है। तो देखिए, भारत ने अपनी विदेश नीति के स्तर पर राजनयिक ताकत और सॉफ्ट पावर का विस्तार करने के साथ साथ अंतरिक्ष नीति में अहम परिवर्तन किया है। भारत विश्व के कई देशों के साथ डेटा साझा करता है और यह तकनीक से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फोरम का भी हिस्सा है। इनमें आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं से संबंधित अंतरिक्ष आधारित सूचना के लिए संयुक्त राष्ट्र मंच यानी UNSPIDER प्रमुख है। अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के भाग के रूप में इसरो ने आसियान देशों के साथ सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग में अपने अनुभव को साझा करने की पेशकश की है। अब यह आसियान कौन देश है? तो भारत के जो ईस्ट में बसे हुए देश हैं वही आसियान देश कहलाते हैं। भारत में पहले क्या है, भारत को मजाक उड़ाया जाता था, हिंदू ग्रोथ रेट। याद कीजिए, हिंदू ग्रोथ रेट। तो ये भारत के लिए सेम निगेटिव की बात हो गई कि वाह, भारत कितना कमज़ोर है, इसका विकास ही नहीं। इसी तरह जो आसियान देश है, इनके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, क्या नाम है उसका? टाइगर ग्रोथ है। और यह उनके लिए पॉजिटिव की बात है। 1967 में क्या हुआ? आसियान अस्तित्व में आया था। आसियान में कितने देश हैं? तो 10। कौन कौन? तो अपना पड़ोसी म्यांमार के, और आप पूरब में जाओगे तो सबसे ऊपर एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, नाम क्या है उसको? तो उसका नाम है लाओस PDR। फिर उसके नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा एक कंबोडिया। ठीक है, ये 2 मुख्य देश हो गए। फिर आप इसके और ईस्ट जाओगे तो पूरा इसके साथ बाउंड्री शेयर करने वाला देश है, नाम है उसका कौन? तो वियतनाम, जो चीन से उसका विवाद होते रहता है। और इसके आगे से पूरा साउथ चाइना सी का इलाका है, जिसमें साउथ चाइना सी में क्या है? तो चीन कहता है कि भाई पूरा का पूरा ये मेरा है। क्लियर है? तो ये आपके असम से मान लेते हैं, सीधा अब ईस्ट में गए। अब उसका नीचे आओ तो ऊपर में बर्मा है, उसके नीचे जाएंगे तो एक क्षेत्र शुरू होता है, उसमें कुछ थाईलैंड का भाग है, और इस तरह से थाईलैंड है, तो ये थाईलैंड देश है। और उसके नीचे जाइएगा आप तो आपको मलेशिया के कुछ क्षेत्र मुख्य भूमि से भी में लगा है, और एक बोर्नियो बहुत बड़ा द्वीप है। बोर्नियो में 3 देश है, कौन कौन? तो मलेशिया का कुछ भाग है, छोटा सा देश बोर्नियो में कौन है? तो ब्रुनेई है, और बाकी का नाम है कालीमटन, वह इंडोनेशिया का क्षेत्र है। और कालीमटन क्या हो गया? तो यह अब इंडोनेशिया की राजधानी भी वहीं बन रही है। चलिए हम इसको मैप से हम लोग देखते हैं। चलिए, हम लोग को आसियान देश ही देखना था, तो देखिए यही आसियान कंट्री है। कितने हैं आसियान कंट्री? तो 10। कौन कौन? तो देखिए, ये है म्यांमार, ये है लाओस लैंड लॉक्ड, फिर यहाँ पर है कंबोडिया, यह है थाईलैंड, ये पूरा है वियतनाम। पूरा कौन है? पूरा ये वियतनाम है, ये साउथ चाइना सी है। और 10 देश है, और एक फिलीपींस यहाँ हो गया। यह इंडोनेशिया का पूरा द्वीप है, ये बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़े द्वीप समूह है। और यह जो बोर्नियो द्वीप, यही बोर्नियो आइलैंड है। कौन है यह? तो यह बोर्नियो आइलैंड। इसमें 3 देश है, नीचे इंडोनेशिया, यह पूरा मलेशिया का क्षेत्र, और यह छोटा सा ब्रुनेई का इलाका है। यहाँ पर सिंगापुर टापू है, और यही मलेशिया का यह मुख्य भूमि से टच करने वाला देश है, और यह पूरा ये थाईलैंड है। क्लियर है? और ये सब इंडोनेशिया के द्वीप समूह से है। जकार्ता यहाँ पर है, यहीं पर यह जावा पर है, और यह सुमात्रा है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में हम लोग मैटर पर वापस आते हैं।
इसके अलावा भारत की उपग्रह प्रक्षेपण तकनीक विश्व में सस्ती एवं विश्वसनीय मानी जाती है। भारत ने ऐसे कई देशों के उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने के पास प्रक्षेपण की अपनी प्रणाली नहीं है, जैसे कि भारत के पास है। साथ ही भारत ने अमेरिका, फ्रांस, कनाडा जैसे विकसित देशों के भी उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। यह अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की बढ़ती सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। वर्तमान समय में दक्षिण एशिया सैटेलाइट भी दक्षिण एशिया में भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा है। अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए भारत फिजी में एक ग्राउंड स्टेशन स्थापित करने की संभावना पर विचार कर रहा है, जो अंततः शांत द्वीप राष्ट्रों के साथ अंतरिक्ष विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है। भारत पहले से ही सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़े गए उपग्रहों को ट्रैक करने के लिए मॉरिशस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका से में भी अपने स्टेशन स्थापित कर चुके हैं। वहीं अब देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा की बात आ गई, तो चीन भारत के निकट पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए दूरसंचार उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ साथ ग्राउंड स्टेशन भी स्थापित कर रहा है। चीन ने तो जैसे श्रीलंका को ही खरीद लिया, पाकिस्तान को भी खरीद चुका है। चीन की योजना दक्षिण पूर्व के देशों के लिए एक क्लाउड सैटेलाइट भी प्रक्षेपित करने की है। हालांकि भारत ने दक्षिण एशिया सैटेलाइट प्रक्षेपित कर इस दिशा में चीन से बढ़त प्राप्त कर ली है, लेकिन अब देखना है कि यह बढ़त कितने दिन टिक पाती है। पाकिस्तान तथा श्रीलंका ने चीन की सहायता से अपने उपग्रह प्रक्षेपित किए। भारत के प्रतिद्वंदी देश पाकिस्तान का अंतरिक्ष एवं उच्च वायुमंडलीय शोध आयोग भी दूर संवेदी उपग्रह का निर्माण कर रहा है, जिसे शीघ्र ही चीन के अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है। पाकिस्तान चीन से मिलिट्री स्तर पर पोजिशनिंग एवं नेविगेशन की बेउडू प्रणाली, याद कीजिए बेउडू प्रणाली, जैसे अमेरिका का है GPS और भारत का क्या था तो IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम, वो भी GPS की तर्ज पर है, जो भारत के क्षेत्र और उसके साथ साथ 1500 किलोमीटर के एरिया में वह नज़र रखेगा और साथ ही यातायात, आम आदमी और स्पेशल यानी कि सैनिकों के लिए भी डाटा उपलब्ध कराएगा। इस तरह देखें तो भारत के अंतरिक्ष के क्षेत्र पड़ोसी देश विशेषकर चीन से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि भारत ने दक्षिण एशिया सैटेलाइट के द्वारा इस क्षेत्र में अवश्य बढ़त हासिल की है, लेकिन भारत को अपनी विदेश नीति के स्तर पर बढ़त बनाने के लिए अपने अंतरिक्ष क्षेत्र की मजबूती को प्रभावी उपकरण के तौर पर प्रयोग करना होगा। भारत की अंतरिक्ष नीति की एक प्रमुख पहचान इसका समाजोपयोगी होना है। भारत अपनी इस पहचान के आधार पर अपनी तकनीक का उपयोग अधिक से अधिक मानवोपयोगी कार्यों जैसे फसल, जंगल, जमीन, जल तथा आपदा निवारण आदि क्षेत्र में कर विश्व में अपनी अलग पहचान स्थापित कर सकता है। भारत अपनी अंतरिक्ष नीति द्वारा न केवल पड़ोसी देशों बल्कि अन्य देशों पर अपनी सॉफ्ट पावर का प्रयोग कर सकता है और वैश्विक परिदृश्य में अपनी भूमिका को और मजबूत कर सकता है। क्लियर हो गया? तो यह क्या देखे हम लोग आज? तो आज हम लोग देखे इसमें 2 टॉपिक था। कहने के लिए तो यह था भारत के अंतरिक्ष नीति, लेकिन यह बदलती अंतरिक्ष नीति और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा पर टिप्पणी लिखे। तो हम आशा करते हैं कि कुछ तो एक काम का ही वीडियो रहा हो। तो अगली बार मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आशा करते हैं कि अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।